अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो आज पास हुआ है उसके बारे में आपको डिटेल दूंगा। तो सबसे पहले जो है हम 184(3) जो है ये मैं आपको बताता हूँ कि 184(3) क्या होता है। ये सो मोटो की पावर थी जो अकेला जो है ना चीफ जस्टिस एक्सरसाइज करता था इसको। 184 में पूरा आपको बता देता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूशन ऑफ एवरी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर गवर्नमेंट्स। ये जो है ना इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास को दो और मोर गवर्नमेंट्स के दरमियान जो है ना वो कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता था तो वो उसको जो है ना फिर वो रिजॉल्व करते थे चीफ जस्टिस। अब उसमें आगे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है गवर्नमेंट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब दोनों गवर्नमेंट का फेडरल का और प्रोविंशियल आपस में किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का उनके भी आपस में डिस्प्यूट हो सकता था तो वो भी जो है ना चीफ जस्टिस उसको एक्सरसाइज करता था, ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। फिर आगे कहता है जी इन द एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन कन्फर्ड ऑन द क्लॉज द सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस डिक्लेरेटरी जजमेंट ओनली। तो इसमें जो है ना फिर सुप्रीम कोर्ट जो है ना डिक्लेरेटरी जजमेंट जो है ना वो जो है ना इसमें प्रोनाउंस करते थे, ठीक है। अब इसमें यह था कि डिक्लेरेटरी जजमेंट में ये होता है पार्टीज़ के राइट्स और ऑब्लिगेशंस को डिटरमाइन कर दिया जाता है कि आपका ये राइट है और आपका ये राइट है, तो इसको जो है ना हम डिक्लेरेटरी जजमेंट कहते हैं तो उसके बाद जो लास्ट जो 3 इसका जो है 184(3) ये मैं आपको बता देता हूँ। 184(3) था कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ द Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of the public importance with reference to the enforcement of the fundamental rights, जो कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं चैप्टर 1 में, जो मैं कि आप लेक्चर अपलोड है उसका वो आप सारा देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का। तो उससे जो भी कोई किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो जाता था तो बगैर किसी तासुब के विदाउट प्रेजुडिस जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस थे वो सो मोटो या खुद नोटिस लेते थे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, साकिब निसार साहब ने और चौधरी इफ्तिखार साहब ने काफ़ी सारे सो मोटो लिए थे और साकिब निसार साहब ने तो जो है पेट्रोल प्राइसेस पे और डैम वगैरह पे, आपको याद होगा कि डैम वगैरह पे उन्होंने सो मोटो लिया था कि पाकिस्तान में डैम की कमी है। इस तरह से कोई भी जो है ना किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता था। जैसे कि मोबाइल कंपनीज़ थी वो बहुत ज़्यादा रेट्स थे उनके, तो साकिब निसार साहब ने अपने सारे जो है ना सो मोटो लिया और उनको फिक्स किया उस प्रॉब्लम को। तो ये सारे प्रॉब्लम थे जो चीफ जस्टिस सो मोटो या खुद नोटिस लेके उनको टैकल करते थे और उन पे जो है ना ऑर्डर पास करते थे। तो अब जो है ये सारे फंडामेंटल राइट्स पे था, जितने भी फंडामेंटल राइट्स होंगे तो उन पे आज खुद नोटिस लेता था चीफ जस्टिस। अब क्या हुआ है, अब ये एक बिल आ गया है, इसको कहते हैं मजलिस शूरा पार्लियामेंट में ये पास हुआ है। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट बिल है जो कि आज पास हो गया, जिसको कहते हैं अक्सर तरह से पास हो गया है। लेकिन इसके लिए जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई अमेंडमेंट करनी है ना उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, बगैर 2/3 मेजॉरिटी का ही पास हो गया है। तो ये अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, बहरहाल हो गया अब। लेकिन जो है ये जब भी आर्टिकल या आइनी तरमीम करनी होती है उसके लिए हमेशा 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। 342 मेंबर्स में से 228 मेंबर्स जो है ना वो लाजमी चाहिए होते हैं जब भी हमने आइनी जो है ना तरमीम करनी होती है। तो इसकी तो मेजॉरिटी के बगैर ही पास हो गया क्योंकि इनके पास तो मेजॉरिटी थी नहीं पीडीएम के पास, तो उन्होंने मेजॉरिटी के बगैर ही पास कर लिया। तो आइए अभी देखते हैं कि इसको ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल इनमें क्या उन्होंने किया है। अब इसमें लिखा है कि वेयर एज 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ सुप्रीम कोर्ट मे मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें लिखा है कि सेक्शन 119 आर्टिकल 191 जो है उसमें कोर्ट में लिखा हुआ है कि कोर्ट जो है ना सुप्रीम कोर्ट वो मे रेगुलेट द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब अगर इसमें कहते हैं कि शेल लिखा होता तो फिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का होना था। अब इसमें मे लिखा हुआ है तो इसलिए हम भी जो है ना इसको पार्लियामेंट भी इसको अमेंड कर सकती है। लेकिन ऐसे अमेंड नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके लिए 2/3 में आइनी जब भी कोई तरमीम करनी होगी उसकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। 342 में से 228 मेंबर्स चाहिए होते हैं, तो ये जो उनके पास नहीं थे वो ये उन्होंने उसके बगैर ही कर लिया। बहरहाल आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि एंड वेयर एज इट इज़
एक्सपेरिमेंट इसमें क्या है कि लॉ जो है ना ये प्रोवाइड कर रहा है प्रोसीजर्स, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि ये नीचे फॉलोज हैं। वो क्या कह रहे हैं कि इसको कहा जाएगा, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। इसको 2023 सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 कहा जाएगा, और ये इन्फोर्स हो गया। अब आगे कह रहे हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस। बेंच कैसे बनेगा? Every cause, appeal or matter before the Supreme Court shall be heard or disposed of by bench constituted by the committee comprising of the Chief Justice and 2 more senior judges in the seniority। अब ये देखें इसमें क्या कह रहे हैं। अब कह रहे हैं जब भी बेंच बनेगा तो उसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। कमेटी जो है ना, बेंच कंस्टिट्यूटेड बाय द कमेटी। अब बेंच कौन बनाएगा? जो कमेटी बनाएगी, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे और 2 जो है ना चीफ जस्टिस, 2 जजेस और होंगे। ठीक है, 2 जजेस सीनियर जजेस होंगे और एक चीफ जस्टिस होगा, वो बेंच बनाएगा, और उसमें डिसीजन जो होगा ना वो मेजॉरिटी को माना जाएगा। अब इसका सब क्लॉज 2 ये कह रहा है कि जो भी बेंच बनेगा वो 2 जो मेजॉरिटी जो होगी ना वो बेंच सुनेगी। डिसीजन ऑफ द कमेटी जो होगा ना, मेजॉरिटी जो बेंच कह रहे हैं ना कि ये बेंच बनेगा, तो वो बेंच जो है ना वो बेंच बनेगा जो मेजॉरिटी कह रहे हैं, और वो फिर फैसला करेगा। द डिसीजन ऑफ द कमेटी शैल बी द मेजॉरिटी। जो मेजॉरिटी वाले जज होगा वो डिसीजन करेगा उसका। ये सब क्लॉज 2 इसका ये कह रहा है। उसके बाद आगे जो है ना, ये जो है ना सारा ही कंट्रोवर्शियल है तो वैसे, लेकिन ये जो है ना ये कह रहा है कि एनी मैटर इन्वोकिंग एक्सरसाइज ऑफ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 184 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट प्लेस्ड इन द कमेटी। सबसे पहले जो है ना मैटर जो है ना 184(3) का जो है ना वो पहले कमेटी के पास प्लेस किया जाएगा। सेक्शन 2 एग्जामिनेशन कमेटी जो है ना, इन द व्यू ऑफ द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विद रेफरेंस टू इन्फॉर्मेशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स, चैप्टर जो 1 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, तो शेल कॉन्स्टिट्यूट बेंच कंप्राइजिंग नॉट लेस दैन 3 जजेस, जो कि 3 जजेस से जो है ना कम नहीं होगा बेंच बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट विच में इंक्लूड द मेंबर ऑफ द कमेटी फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द मैटर। जो कमेटी के जो ऊपर बनाई है वो भी मेंबर जो है ना उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो सेक्शन 2 जो है ना वो ये कह रहा है, इस सेक्शन 2 में जो बताया गया है, सेक्शन 2 फॉर एग्जामिनेशन एंड इफ द कमेटी ऑफ इन व्यू दैट क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विद रेफरेंस टू इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड इन चैप्टर 1 और पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 1 और पार्ट 2 में जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो बताया गया है, इट शेल कंस्टिट्यूट बेंच कंप्राइजिंग नॉट लेस दैन 3 जजेस। पहले तो ये चीफ जस्टिस अकेले ही जो है ना वो सो मोटो असखुद नोटिस ले लेता था, लेकिन अब इसमें लिखा हुआ है कि नॉट लेस दैन 3 जजेस जो है ना वो इससे कम नहीं जो है ना वो नहीं ले सकते। कॉन्स्टिट्यूट बेंच होगा वो फिर जाके मैटर डिसाइड होगा कि जो है ना ये असखुद नोटिस का 3 जजेस जो है ना इसमें फ़ैसला करेंगे असखुद नोटिस का। ठीक है, उसके बाद जो है ना इन्होंने फिर अपील की राइट डाल दिया। पहले जब होता था कि कोई भी अपील नहीं होती थी, जब भी कोई असखुद नोटिस ले लेता था चीफ जस्टिस उसके वो फैसला कर देते थे, तो उसके बाद जो है ना अपील नहीं होती थी। अब इन्होंने अपील का हक भी ना इसमें डाल दिया है। अब इसमें कह रहे हैं कि एन अपील शैल बी लाई विद इन 30 डेज़, 30 दिन के अंदर अंदर अपील लाई होगी। तो उसके बाद जो है 14 दिन के अंदर अंदर जो है ना फाइल करनी होगी। 30 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं, करेंगे हम। एन अपील शैल लाई विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द ऑर्डर। जो भी कोई ऑर्डर दे दिया जाएगा इन जजेस का, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना फिर जो है अपील लाई की जाएगी। तो लार्जर बेंच के सामने जो है ना वो अपील लाई की जाएगी और 14 दिन के अंदर अंदर उसको फिक्स किया जाएगा। ये अपील का हक भी उन्होंने दे दिया है इसमें। पहले अपील नहीं होती थी। अब मतलब मिसाल के तौर पे किसी भी पार्टी है उसके ख़िलाफ़ कोई पहले दे देता था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला दे देता था तो वो फाइनल होता था, उसके खिलाफ अपील नहीं होती थी। लेकिन अब किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ जो कोई फैसला आ जाएगा तो वो अपील कर सकता है। 30 दिन और 14 दिन के अंदर अंदर उसको फिक्स करना है। तो उसके बाद आगे फिर बताया गया कि कोई भी है ना वो राइट ऑफ काउंसिल जो है वो कर सकते हैं। उनके पास राइट है कि वो पार्टी जो है ना वो अपॉइंट कर सकती है अपने चॉइस का काउंसिल, और काउंसिल मेन इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसमें 7 जो है ना वो ये कह रहा है कि अपील फॉर फिक्सेशन ऑफ अर्जेंट मैटर। जो भी अर्जेंट मैटर होंगे, अर्जेंसी के जितने भी मैटर होंगे,
तो उसको फ़िक्स किया जाएगा हियरिंग, उसकी हियरिंग जो है ना फ़िक्स की जाएगी 14 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। जब डेट फाइल कर दी उसके 14 दिन के अंदर अंदर उसकी हियरिंग को फ़िक्स किया जाएगा। तो ये जो है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है। अब 3 जजेस जो है ना वो इसमें 3 जजेस इन्वॉल्व हो गए हैं। पहले सिंगल जज था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अब उसके साथ 2 जजेस और हो गए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।